नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। कॉरपोरेट दुनिया के आज रविवार के अंक में हम बात करेंगे ग्लोबल बैंकों के साथ हुए 4,400 करोड़ रुपए के फ्रॉड, टैरिफ के कारण होने वाले नुकसान और कारों की बम्पर बिक्री की। लेकिन इससे पहले बात जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शन की, जिसमें 4.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस साल अक्टूबर में यानी पिछले महीने कुल जीएसटी कलेक्शन करीब 1.95 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले साल इसी महीने ये 1.87 लाख करोड़ रुपए था। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और एकीकृत जीएसटी सभी में बढ़ोतरी हुई, जबकि सेस कलेक्शन में गिरावट आई। 2025-26 के पहले 7 महीनों में कुल जीएसटी कलेक्शन में 9% की बढ़ोतरी हुई है। ये 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तब के बाद से सबसे ज्यादा है। औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन भी 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से सबसे ज्यादा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने सुझाव दिया है कि भारत को अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ चल रही बायलैटरल ट्रेड वार्ता में सतर्क रणनीति अपनानी चाहिए। इसने 3 चरणों की योजना सुझाते हुए कहा है कि भारत को पहले प्रतिबंधित रूसी कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल से तेल का इंपोर्ट बंद करना चाहिए, ताकि सेकेंडरी सैंक्शंस के खतरे से बचा जा सके। जीटीआरआई के मुताबिक जब ये आयात पूरी तरह बंद हो जाएंगे तो भारत को अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए कि वो भारतीय निर्यात पर लगाए गए 25% रूसी तेल टैरिफ को वापस ले। इसमें यह भी कहा गया है कि टैरिफ सामान्य होने के बाद ही व्यापार वार्ता फिर से शुरू करनी चाहिए। इसके साथ ही जीटीआरआई ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के रशिया पर लगाए गए सेकेंडरी सैंक्शंस अब भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। संस्था के मुताबिक ये प्रतिबंध न केवल व्यापारिक बल्कि वित्तीय और डिजिटल ढांचे को भी प्रभावित करेंगे। इन प्रतिबंधों के कारण भारत की स्विफ्ट भुगतान प्रणाली तक पहुंच अवरुद्ध हो सकती है और डॉलर पर आधारित लेन देन पर रोक लग सकती है। इसके साथ ही रिफाइनरी, बंदरगाहों और बैंकों से जुड़ी डिजिटल सर्विसेज पर भी असर पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार जहां टैरिफ सीधे एक्सपोर्टर्स को नुकसान पहुंचाता है, वहां सैंक्शंस पूरी प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत को यूरोपियन यूनियन जैसे अपने प्रमुख साझेदारों के साथ समान स्तर हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, यानी औसत औद्योगिक शुल्क को लगभग 15% तक लाने और कपड़ा, रत्न, आभूषण और फार्मास्यूटिकल जैसे प्रमुख क्षेत्रों को ड्यूटी फ्री अप्रोच देने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस बीच अर्थशास्त्री अश्विनी महाजन ने भारत की रूसी तेल खरीदारी की तारीफ की है। महाजन ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जो मुद्रास्फीति को कम रखता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। भारतीय लोग सरकार के इस फैसले से बहुत खुश और गौरवान्वित हैं, क्योंकि ये विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकने का संकेत है। रूस से भारत का तेल आयात 35 से 40% तक पहुंच गया है, जो ग्लोबल प्राइसेस से 10 से $15 प्रति बैरल सस्ता है। हालांकि अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद रिफाइनरीज ने अक्टूबर में रूसी तेल के ऑर्डर रोक दिए हैं, जिससे आयात में 50% तक की कटौती की आशंका है। इस बीच स्पुतनिक की क्लिप में भारत रूस के पक्ष में आवाजें उठाई गई हैं, जो एनर्जी सिक्योरिटी पर हो रही बहस को उजागर करती हैं। There is no reason for worry as such, but definitely we'll take note of the sanctions or the provisions made by the US. So the government is already on its job to study those sanctions, the impact, and the cost benefit analysis of the same, because we understand that India has been saving a lot of foreign exchange by buying oil from Russia, and not only that, the import of oil from Russia
comes cheaper. So that helps in keeping the prices of the petroleum products low. So all that has to be taken into account, and then India can take a call. जीएसटी दरों में कटौती ने त्योहारी सीजन में देश के ऑटोमोबाइल बाजार को एक नई रफ्तार दी। पिछले महीने देश में 5,20,000 से ज्यादा कारें बेची गईं। मारुति ने 2,42,096 वाहनों की बिक्री की, जो पिछले साल से 20% ज्यादा है। नवरात्र से शुरू हुए 40 दिन के फेस्टिव सीजन में 5 लाख से ज्यादा बुकिंग्स मिली, जिनमें से 4,10,000 कारों की डिलीवरी हो गई। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने एसयूवी सेगमेंट में अब तक की सबसे ज्यादा 71,626 कारों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल से 31% ज्यादा है। टाटा मोटर्स ने भी 61,295 वाहनों की बिक्री के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। इनमें से 47,000 से ज्यादा एसयूवी थी, जो बिक्री का 77% है। किया इंडिया ने 30% की ग्रोथ के साथ 29,556 कारें बेची। टोयोटा मोटर्स की बिक्री में भी 39% की बढ़ोतरी हुई और टोयोटा ने 42,892 कारें बेची। हालांकि हुंडई मोटर्स इंडिया की बिक्री थोड़ी घटी और उसने इस फेस्टिव सीजन में 53,792 कारें बेची। त्योहारों में खरीदारी और कारोबार में उछाल से यूपीआई ट्रांजैक्शन मूल्य और संख्या के लिहाज से अक्टूबर में नए शिखर पर पहुंच गया। इस दौरान 27.28 लाख करोड़ रुपए के 20 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए। ये मूल्य और संख्या के लिहाज से 10 और 5% ज्यादा है। सितंबर में 24.9 लाख करोड़ रुपए के 19.5 अरब से ज्यादा लेन देन हुए थे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक अक्टूबर में रोज औसतन 66.8 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए और ये ट्रांजैक्शन 87,993 करोड़ रुपए के थे। छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों को अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जीएसटी डिपार्टमेंट के नए सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत ऐसे कारोबारियों को 3 वर्किंग डेज के भीतर ही रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। जीएसटी डिपार्टमेंट ने बताया कि ये योजना उन छोटे और कम रिस्क वाले व्यवसायों के लिए है जिन्हें जीएसटी सिस्टम डेटा एनालिसिस के आधार पर पहचानता है, या फिर वे कारोबारी जो खुद आकलन करते हैं कि उनकी मासिक आउटपुट टैक्स देनदारी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी, जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी शामिल हैं। ये योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी। कारोबारी इसमें शामिल हो सकते हैं या जरूरत पड़ने पर इससे बाहर भी निकल सकते हैं। ये नई व्यवस्था करीब 96% नए आवेदकों को फायदा पहुंचाएगी। फील्ड अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करें और इसमें कोई अड़चन न आने दें। ट्रेड वॉर पर अस्थायी विराम लगाने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग में सहमति बनने के बाद एशिया और पैसिफिक क्षेत्र के 21 देशों का वार्षिक आर्थिक शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया। दक्षिण कोरिया के शहर ग्योंगजू में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के 2 दिनों के बाद एपेक ने व्यापार तनाव से प्रभावित वैश्विक अर्थव्यवस्था की साझा चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिकी कंपनी ब्लैक रॉक की प्राइवेट क्रेडिट यूनिट एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और फ्रांस की बीएनपी पारिबास जैसे ग्लोबल बैंक्स के साथ $500 मिलियन यानी करीब 4,400 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। भारतीय मूल के टेलीकॉम बिजनेसमैन बंकिम ब्रह्मभट्ट पर इन बैंकों से ये धोखाधड़ी करने का आरोप है। बंकिम ब्रह्मभट्ट पर फर्जी टेलीकॉम एसेट्स, इनवॉइस, ईमेल और कॉन्ट्रैक्ट बनाकर लोन लेने का आरोप लगाया गया है। ये फ्रॉड जुलाई 2024 में पकड़ा गया था, जिसके बाद उनकी कंपनियां और खुद ब्रह्मभट्ट दिवालिया हो गए। कोर्ट फाइलिंग्स के मुताबिक ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम और ब्रिजवॉयस के फाउंडर और सीईओ बंकिम ब्रह्मभट्ट ने एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग के जरिए फ्यूचर कस्टमर पेमेंट्स को कोलेटरल दिखाकर लोन लिए। फर्जी इनवॉइस, जाली ईमेल और नकली कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए। यहां तक कि असली टेलीकॉम क्लाइंट्स जैसी फेक वेबसाइट्स भी तैयार की गईं ताकि ऑडिटर्स और लेंडर्स को धोखा दिया जा सके। पिछले 2 साल के हर वेरिफिकेशन ईमेल फेक थे और ये जालसाजी 2018 से चल रही थी। कुल लोन फ्रॉड $500 मिलियन से ज्यादा का आंका गया है। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।